हाय गाइस, तो आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, यदि अभी तक आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसको देख लीजिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि 10th चैप्टर, ये जो क्लास 10 का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं। चलिए तो पहले समझ लेते हैं है क्या। देखिए, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जब भी कोई चेंज है, केमिकल चेंज, ओनली केमिकल चेंज, तो उस केमिकल चेंज को यदि हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जो इस फॉर्म में भी होगा, दैट मीन्स जो भी केमिकल चेंज हो रहा होगा उसी को हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए कि डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। जैसे कि मिल्क से कर्ड बन जाता है, ये क्या है, ये भी केमिकल चेंज है। तो यदि केमिकल चेंज हो रहा है तो वो ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन ही होगा। आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। अब जो केमिकल रिएक्शन है, जब हम उसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वही हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। अब जैसे ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट किए और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का सिंबल Mg लगा दिए, ऑक्सीजन का सिंबल O2 लगा दिए और जो प्रोडक्ट बना MgO उसको भी सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिए। ये केमिकल रिएक्शन है और ये केमिकल इक्वेशन है। क्लियर है? ये बैलेंस नहीं है, इसकी बैलेंस करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी जो रिएक्शन है जब उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो वो केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। आगे देखिए, जो फिजिकल स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट, reactants and product are mentioned to make chemical reaction more informative। अभी more informative का क्या मतलब हुआ, देखिए more informative means, अब जैसे कि मान लीजिए कोई गैस के फॉर्म में है, तो यदि कोई गैस के फॉर्म में है तो उसमें जी लिख दीजिए। यदि कोई लिक्विड के फॉर्म में है तो उसके लिए हम लोग एल यूज करेंगे। यदि कोई मैटर सॉलिड के फॉर्म में है तो एस रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि कोई मैटर एक्वस दैट मींस वाटर में लिए हुए हैं तो उसमें ए क्यू रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है। अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर एक एग्जांपल है, आयरन किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, वाटर किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, बना क्या, Fe2O3 एंड हाइड्रोजन गैस। ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, तो एक्चुअली मैं आपको बता दे रहा है कि यहाँ पे जो है वो Fe2O3 नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे जो बनेगा, देखिए मिस्टेक है, यहाँ पे Fe3O4 बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। क्योंकि जब भी आयरन को एक्चुअली वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है, दैट मीन्स जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट वाटर के साथ नहीं करेगा, जब भी रिएक्ट करेगा तो स्टीम के साथ करेगा। तो ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं Sg, ये इनका स्टेट फॉर्म है, किस स्टेट में है, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब आगे देखिए बैलेंसिंग इक्वेशन। कोई भी जो इक्वेशन है उसे बैलेंस करना जरूरी क्यों, बैलेंस करना जरूरी इसलिए है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जितना रिएक्टेंट ऑफ मास, रिएक्टेंट का जितना मास होगा प्रोडक्ट का उतना ही मास होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मास को न तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं ये रिएक्टेंट्स हैं और राइट साइड जो है ये प्रोडक्ट्स है। तो यदि हम अभी इसका मास निकालेंगे तो बैलेंस नहीं होगा, मींस इक्वल नहीं आएगा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का। इसी चीज को मेंटेन करने के लिए इसे बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये नहीं होगा, ये Fe3O4 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी दो सब्सटेंस को हम लोग ऐड करेंगे, मतलब क्या हुआ कि ए और बी मिलके यदि कोई एक सब्सटेंस सी बनाएगा तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर लिक्विड फॉर्म में है, ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो एक सब्सटेंस बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए इसके बीच में याद रख लीजिएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो क्विक लाइन है, क्विक लाइन है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो स्लैग लाइन है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लैग लाइन का फॉर्मूला क्या है, या फिर क्विक लाइन का फॉर्मूला क्या है, या व्हाट हैपेंस व्हेन क्विक लाइन रिएक्ट विद H2O। तो कभी कभी ये मिस्टेक हो जाता है, तो इसे फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका यूटिलाइज कहां पे करते हैं? व्हाइट वॉश करने के लिए दीवार को, ठीक है। अब व्हाइट वॉश करते हैं किसके बाद वो चमकता क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो एनवायरनमेंट से CO2 लेकर वो क्या बना लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो साइन नेचर होता है, और जिसके कारण जो व्हाइट कलर किया हुआ वॉल है वो ज्यादा चमक होता है। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। ये अलग बात है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हुआ, तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी है, ये भी एग्जांपल है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? H2O। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? हर रिएक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? एक तो होगा इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो, इसमें क्या होगा? इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब प्लस प्रोड्यूस होगा, और इंडो में क्या होता है कि हीट इसमें रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायर्ड। जब तक हीट नहीं मिलेगा ये रिएक्शन नहीं होगा। और इसमें क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। जब भी रिएक्शन होगा तो, और यदि बोल दिए हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट इसमें प्रोड्यूस होगा। चलिए, तो हम लोग क्या देखें इसमें कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें हीट का प्रोडक्शन होगा। चलिए इसका कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए। ये जो रेस्पिरेशन है, यस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेशन जो है वो किस तरह का रिएक्शन है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस्ड होता है। और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। चलिए अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया कि यदि कोई एक सब्सटेंस है वो दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो गया। अब सपोज कर लीजिए कि A B C एक ही सब्सटेंस है और ये टूटकर A B और C में कन्वर्ट हो गया, तो जो इस तरह का जो रिएक्शन होगा ना उसको तो कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको हम लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन पार्ट में, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, और एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो यदि कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की हेल्प से होता है, किसके हेल्प से होता है? हीट। यदि कोई रिएक्शन हीट की हेल्प से हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखिए,
देखिए आयरन सल्फेट जब भी इसको हीट करेंगे ना तो फेरिक ऑक्साइड SO2 एंड SO3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सब रिएक्शन, तो याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ज्यादा चांसेस है आने के। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बनेगा। देखिए लीड नाइट्रेट ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाँ तो क्या बता रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हम हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हीट करेंगे क्या होगा, चलिए ये क्या बताया कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लीड नाइट्रेट का कलर याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीड नाइट्रेट का कलर व्हाइट होता है, जब इसको हीट किया जाएगा लीड ऑक्साइड इसका कलर ब्राउन होता है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये सब जो है वो सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। ये था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आगे देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यदि कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जैसे कि वाटर है तो वाटर टूट जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब इसको समझिए, ये क्या किया हुआ है यहाँ पे, प्लास्टिक मग है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, स्विच है, एनोड और कैथोड दो चीज लगा हुआ है। यदि बैटरी का जो टर्मिनल है नेगेटिव को कनेक्ट कर देंगे तो कैथोड बन जाएगा और पॉजिटिव को के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो एनोड बन जाएगा। अब ये दो कंटेनर ले लिए हैं जहाँ पे फॉर्मेशन होगा कि ये जो H2O ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन किसमें प्रोड्यूस होगा एंड ऑक्सीजन किसमें प्रोड्यूस होगा। तो ध्यान दीजिए हाइड्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस, तो ये प्लस वाले जो हैं जैसे कि कैथोड है, कैथोड है, कैथोड तो माइनस होता है, एनोड प्लस होता है। तो ये प्लस जो है वो माइनस की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा और ये जो ऑक्सीजन है वो प्लस पे जाएगा और ऑक्सीजन एनोड पे डिपॉजिट होगा। तो ये देखिए ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे डिपॉजिट होगा, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि H2O को इलेक्ट्रोलाइज दैट मींस ये डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन किस किस इलेक्ट्रोड में जमा होंगे, कौन कैथोड में कौन एनोड पे। तो ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे कलेक्ट होगा एंड जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे कलेक्ट होगा। चलिए ऐसा पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मींस क्या हुआ कि यदि कोई रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट जब भी है इसका मतलब ये होगा, अब देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, ये सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर एंड क्लोरीन बनाता है और ये क्या बनाएगा, सिल्वर एंड ब्रोमीन। ये जो कलर है ना वो याद रखिएगा कि सिल्वर का कलर, सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट होगा एंड सिल्वर का कलर ग्रे होता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि एक व्हाइट कलर सब्सटेंस है जिसको सनलाइट में रखते हैं तो वो एक ग्रे कलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे आप रिएक्शन के फॉर्म में बना कर देखें। चलिए ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पूछा जाता है कि ये रिएक्शन किस में यूज होता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। क्लियर। तो
एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पहले बताते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जिसमें हीट का रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें हीट का रिक्वायरमेंट होता है। देखिए द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, क्या कहते हैं इसको हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो देख पा रहे हैं तो ये जो आप रिएक्शन देख पा रहे हैं, ये रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड का है। बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, मींस कि बिना हीट का ये हो नहीं सकता। और दूसरा चीज याद रखिए कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो मेनली क्या होता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब उसको ये हीट का रिक्वायरमेंट है। अब आगे देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होगा वो अब देखिए A प्लस बी सी रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, ए सी प्लस बी, ठीक है। तो यदि कोई रिएक्शन इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन होगा कब, जब ए जो है ये मोर रिएक्टिव होगा। क्या होगा ये, मोर रिएक्टिव। इफ ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब देखिए आयरन react with copper sulfate, it forms iron sulfate plus copper. This means iron must be more reactive than copper. होना ही चाहिए, तभी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और यदि नहीं होता है, अब यदि क्वेश्चन ऐसे है कि क्या हुआ, क्या होगा कि यदि आयरन सल्फेट है पहले से और यदि कॉपर को ऐड कर देंगे, सिंस कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। तो ये रिएक्शन जो है वो नहीं होगा, दैट मीन्स नो रिएक्शन। ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं होगा तो नहीं होगा, है कि नहीं। अब आगे देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, लीड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो रिएक्टिव होगा ज्यादा वो, अब देखिए वो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल मीन्स क्या हुआ, देखिए ए बी, ए बी प्लस बी बी माइनस, प्लस सी बी प्लस डी बी माइनस। ये जब रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या, प्लस तो प्लस के साथ नहीं जा सकता है, प्लस माइनस के साथ, दैट मीन्स ए डी प्लस सी बी। मीन्स जब दो मोर रिएक्टिव मेटल्स, दो आयंस जब अपने आयन का एक्सचेंज करेंगे, देखिए ए और बी, बी के पास और ए के पास जो भी आयन था वो एक्सचेंज कर लिए सी डी के साथ, सी के पास क्योंकि प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों एक साथ तो कंपाउंड बनाएंगे नहीं, तो इस में जो प्लस है और इसमें जो माइनस है उनके साथ आयन का एक्सचेंज होगा। अब देखिए द रिएक्शन इज टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। A white substance formed, the insoluble substance is called PPT। ये जो बेरियम सल्फेट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बनता है
P precipitate. प्रेसिपिटेट मीन्स वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। इस लिक्विड में ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है। चलिए अब देखिए वही चीज है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनने का, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। तो जस्ट आप एग्जांपल ये भी दे सकते हैं और दूसरा एग्जांपल भी इनके लिए है। चलिए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखिए ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा या लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा। मतलब यदि किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन लूज हो रहा है, सॉरी कोई सब्सटेंस को यदि ऑक्सीजन मिल रहा है या फिर वो हाइड्रोजन को लूज कर रहे हैं, तो इस तरह का जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग ऑक्सीडेशन। अब यहां पर हम लोग नहीं आते हैं क्योंकि हम पहले रिडक्शन को भी क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए रिडक्शन में इसमें जस्ट उनका अपोजिट है। ऑक्सीजन उसमें गेनिंग था तो ऑक्सीजन इसमें लूज होगा। दैट मीन्स यदि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर रहा है या फिर हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। और यदि कोई रिएक्शन में दोनों चीजें हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो उस तरह के रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए एग्जांपल देखिए, ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हीट करेंगे तो कॉपर प्लस H2O बनेगा। ठीक है, अब याद रखिए इनके पास एक ऑक्सीजन था लेकिन बाद में देख रहे हैं इनके पास ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉस हुआ। किस चीज का लॉस हुआ ना? ऑक्सीजन का लॉस हुआ। और यदि ऑक्सीजन का लॉस होता है तो ये क्या हुआ? रिडक्शन। अब हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पे H2O मिल गया, मतलब इनको ऑक्सीजन मिला है। इसका मतलब हुआ कि गेन, किस चीज का गेन हुआ ना? ऑक्सीजन का गेन हुआ। ये लूज किए थे तो ये गेन कर लिए। तो यदि गेन ऑक्सीजन का हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। सिंपल सा। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो ये जो जिंक ऑक्साइड है ना, इससे जिंक बना तो क्या हुआ? जिंक ऑक्साइड से जिंक बना मतलब जिंक ऑक्साइड अपने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। इसका मतलब लूज कर दिया तो ये रिडक्शन हो जाएगा। R से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस कार्बन को क्या मिल गया? ऑक्सीजन, और बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो भी चीज बना इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। चलिए, जितने भी सारे सब्सटेंसेस हैं, मतलब किनका रिडक्शन, द सब्सटेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंगनीज परऑक्साइड NaCl, इट फॉर्म्स मैंगनीज क्लोराइड H2O एंड क्लोरीन। इसमें फटाफट से लीजिए कि यहाँ का ऑक्सीजन गायब है, दैट मीन्स रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या मिला? हाइड्रोजन को मिला ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। दिस मीन्स क्या हुआ कि मैंगनीज परऑक्साइड जो है उनका रिडक्शन हुआ एंड हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उनका ऑक्सीडेशन हुआ। कोरोजन, चलिए कोरोजन क्या होता है समझ लेते हैं। यहां पर when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, etc. यदि कोई मेटल है और उस मेटल पे अटैक होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि नेचर में जो भी गैसेस प्रेजेंट है या फिर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, उसके कारण यदि किसी सब्सटेंस को कुछ उसमें लेयर का फॉर्मेशन होता है
तो उसको हम लोग कहते हैं कोरोजन। मोस्टली जो कोरोजन होता है वो सब्सटेंस का कलर चेंज कर देते हैं और उनका स्ट्रेंथ कम करते हैं, ठीक है। अब देखिए रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, आयरन में जब रस्ट लगता है तो उसको क्या करते हैं, उसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। और स्पेशल में कोरोजन ऑफ आयरन दिया हुआ है रस्ट। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, जब सिल्वर को बहुत दिनों तक खुला रख देंगे तो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड, ये ब्लैक कलर का होता है। इसी तरह से जब हम लोग कॉपर को लंबे समय तक छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट में खुला, तो उसमें एक ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है। दैट कोटिंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, इसका पूरा नाम होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और ये जो होता है वो ग्रीन कलर का होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग ये चैप्टर 1 क्लास 10 का था, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग बताइएगा कि ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा।